अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान स्टडीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ की भी क्लास नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले 17 लेक्चर इस सब्जेक्ट पर डिलीवर हो चुके हैं और वो तमाम लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हैं इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप चैनल ओपन करने के बाद प्ले लिस्ट के सेक्शन से इसको देख सकते हैं। इस प्ले लिस्ट में हमने पाकिस्तान स्टडीज को इंडस वैली से पढ़ाना स्टार्ट किया है और हर टॉपिक को इजी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेनेटरी मेथड को यूज करते हुए आपको जो है इस चैनल पर पढ़ाया है और हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए हैं। जब कंसेप्चुअल स्टडीज कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद उस टॉपिक से कनेक्टेड हम एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से आज हम जो है वो 3 जून प्लान को डिस्कस करेंगे, जिसको हम माउंट बैटन प्लान भी कहते हैं, और जिसको डिस्कस करने के बाद जो है वो हम आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इसके एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अगर आप किसी भी वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी तैयारी के लिए आप फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल के साथ इंटरेस्ट रहना चाहते हैं और डेली बेसिस पे अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो लर्नअप पाकिस्तान को आप व्हाट्सएप पे फॉलो कर लें। व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने के 2 बड़े फायदे हैं। सबसे पहले कि फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल डेली बेसिस पे इन द फॉर्म ऑफ क्विज और इन्फोग्राफिक्स आपको मिलता है, और दूसरा ये कि आपको अपडेटेड रखा जाता है। तमाम की तमाम वैकेंसीज और उनसे कनेक्टेड अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बर वक्त व्हाट्सएप पे पहुंचाई जाती हैं। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक अगर इस्तेमाल ना करना चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको इस हवाले से अकोमोडेट कर देगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी 3 जून प्लान, या जिसको हम माउंट बैटन प्लान का जो है वो नाम देते हैं, और ये 1947 में आया था। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने देखा कि हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, जब ब्रिटिश राज कायम हुआ, किस तरीके से मुसलमानों की डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड जो है उसने एक जो है अमली जामा इख्तियार किया, किस तरीके से वो इनिशिएट हुई और किन सर्कमस्टांसेस में जो लाहौर रेजोल्यूशन थी उसमें एक क्लियर प्लान जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से दिया गया कि अब मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है, और वो ये कि मुसलमानों को उनके मज़हब की बुनियाद पर, जहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है, उनको एक आज़ाद रियासत प्रोवाइड की जाए। अब वही डिमांड्स जो है वो कंटिन्यू थी। कांग्रेस ये चाहती थी, आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो ये चाहती थी, कांग्रेस के साथ साथ जो ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश राज भी ये चाहता था कि जो इंडिया है ये बेसिकली अनडिवाइडेड ही रहे, अनडिवाइडेड रहे, ये डिवाइड ना हो, किसी भी रीज़न की वजह से ये डिवाइड ना हो, ये अनडिवाइडेड रहे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये चाहती थी कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क हो, और ये डिमांड उन्होंने फॉर्मली 1940 के अंदर रखी। इससे पहले 1930 के अंदर जो खुतबा इलाहाबाद था उसके अंदर इस डिमांड को पिच किया गया, लेकिन एक करारदार की सूरत में लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर जो है इसको प्रेजेंट किया गया। अब आप लोग जानते हैं कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन ने अपनी कुछ तजावीज़ दी थी। क्रिप्स मिशन ने यहाँ के जो पॉलिटिकल डेडलॉक है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ तजावीज़ दी थी। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके फ्लॉप होने के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है तो फिर आता है जी कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, अच्छा, अब ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये किसी हद तक सक्सेसफुल इसलिए था कि इसने ग्रुपिंग्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ग्रुप्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसने ग्रुप ए, बी और सी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने आखिरकार मान लिया। हम अब क्या डिस्कस कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। जो 3 जून प्लान या माउंट बैटन प्लान है इससे पहले का, तो इससे पहले ये सारे इवेंट्स हो रहे थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान में ग्रुपिंग का कंसेप्ट दिया गया था। जो ग्रुप ए था उसके अंदर हिंदू मेजॉरिटी थी, और ग्रुप बी और सी के अंदर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी। और साथ साथ आप लोग ये भी जहन में रखें कि कैबिनेट मिशन प्लान के साथ 1945 और 46 के जनरल इलेक्शंस भी हो चुके थे, और इसके बाद इंटरम गवर्नमेंट बनना थी। तो इंटरम गवर्नमेंट बनने से पहले जरूरी था कि कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया जाए, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने
मुख्तलिफ मौक़ों पर इसको रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार इसको एक्सेप्ट किया और इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई। इंटरिम गवर्नमेंट में कुछ ओहदे जो है वो मुसलमानों के पास, मुस्लिम लीग के पास आए और कुछ जो वजारतें थी वो बेसिकली कांग्रेस के पास चली गई। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो जो एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड थी उसको सप्रेस नहीं किया जा सका। आपने देखा कि मिशन क्या था कांग्रेस का और ब्रिटिश राज का, जो मिशन था वो ये था कि इंडिया क्या है, अनडिवाइडेड रहे। लेकिन इंडिया के डिवाइड होने की जो डिमांड थी, जो सेपरेट होमलैंड की डिमांड थी, वो मुसलमानों की तरफ से खत्म ना हुई। चाहे कैबिनेट मिशन प्लान के जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट बना भी ली, लेकिन जो कांग्रेस का और हिंदुओं का रवैया था उसने मुसलमानों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी डिमांड को मजीद जो है वो वाज़ेह करें और मजीद उसको लाउड करें, जिसको देखते हुए ब्रिटिश राज ने जो है अब उसको अंदाजा हो गया था कि ये दो कौमें अब एक साथ नहीं रह सकती। तो अब इंडिया को डिवाइड करने का वक्त आ चुका था और ये रियलाइजेशन कांग्रेस को भी हो चुकी थी। तो अब इंडिया को पार्टीशन करने के लिए, इंडिया को डिवाइड करने के लिए एक प्लान दिया गया और उस प्लान को हम क्या नाम देते हैं, 3 जून प्लान। 3 जून प्लान, और ये क्योंकि 3 जून को अनाउंस किया गया था इस वजह से इसको 3 जून प्लान के नाम से भी याद किया जाता है। और ओरिजिनली इसका नाम जो है वो माउंटबेटन प्लान है, क्योंकि ये इंडिया के लास्ट वाइसरॉय की तरफ से दिया गया था। और लास्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन को इसी मिशन पर कि इंडिया को डिवाइड किया जाए, इस मिशन पर जो है वो ब्रिटिश से भेजा गया अमेरिका की तरफ, और उन्होंने आकर इस प्लान को फाइनल करने के बाद 3 जून को अनाउंस किया था। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं कि आखिरकार ये 3 जून प्लान क्या था। 3 जून प्लान बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को इंडिया से सेपरेट करने का एक प्लान था, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी क्लॉज ऐड की गई थी जो मुस्लिम लीग को किसी सूरत मंजूर नहीं थी, बल्कि उस क्लॉज के होते हुए वो इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने इसको एक सजा के तौर पे इंपोज किया, क्योंकि इस वक्त जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो कांग्रेस की बात मान रही थी और कांग्रेस की सपोर्ट कर रही थी और कांग्रेस के व्यू को ही प्रोपेगेट कर रही थी। तो कांग्रेस ने ये धमकी दी कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना अपनी डिमांड से, सेपरेट होमलैंड की डिमांड से पीछे नहीं हटते तो फिर जो पंजाब है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, उसको भी पार्टीशन कर दिया जाएगा और साथ साथ जो बंगाल है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, उसको भी तकसीम कर दिया जाएगा। और वही हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने ये प्रपोजल जब रखा गया तो उन्होंने इसको मानने से कतई इनकार किया, बल्कि अपनी जो जमात है, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उससे मुशावरत करने का वक्त मांगा। लेकिन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि या तो इस प्लान को एज इट इज एक्सेप्ट करें या फिर हम पावर जो है वो इंडिया की जो पावर है वो कांग्रेस को ट्रांसफर करके चले जाएंगे। क्योंकि क्लेमेंट एटली जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, उन्होंने अनाउंस किया था कि जून 1948 तक हम जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स जो इंडिया के हैं उनके हाथ में ट्रांसफर कर देंगे पावर और इस इलाके से चले जाएंगे। इसकी हुकूमती निज़ाम और इख्तियारात हर तरीके से यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को दे देंगे। तो अब ऐसी सूरत में मोहम्मद अली जिन्ना के पास इस प्लान को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था और इस प्लान के अंडर जो है एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया, जिसको सर रेडक्लिफ जो है वो हेड कर रहे थे। और उन्होंने इस जो बेसिकली बाउंड्री कमीशन है उसकी बेसिस पे जो तकसीम है उसकी जो लकीरें हैं वो खींची और इसको हम जो है वो रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। और इसके अनाउंस होने की जो डेट थी वो 17 अगस्त थी और ये 1947 के अंदर अनाउंस किया गया था। लेकिन एक और चीज यहां बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मैंने बताया कि जो क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि जून 1948 तक हम पावर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ये पावर किस तरह से 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को यहाँ की 2 स्टेट्स को जो है वो ट्रांसफर कर दी और कमोबेश 10 महीने पहले ये ट्रांसफर कर दी गई। ये एक सोची समझी चाल और साजिश थी। वो चाल और साजिश ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और साथ साथ कांग्रेस पाकिस्तान को
को कम से कम वक्त देना चाहती थी सेटल होने के लिए। उन्होंने ये प्लान इस नीयत से बनाया था कि अगले 3 से 5 सालों के अंदर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट के तौर पे सरेंडर कर देगा कांग्रेस और इंडिया के सामने, और ब्रिटिश एम्पायर के पास जाएगा कि उसके जो इलाके हैं उनको दोबारा जम कर दिया जाए, एनेक्स कर दिया जाए इंडिया के अंदर। तो इसी सारी प्लानिंग के साथ जो है ये माउंटबेटन प्लान 3 जून का प्लान आया था, और इसी की बेसिस पे पार्टीशन हुई, और इसी की बेसिस पे जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है वो पास हुआ था। इसी के साथ कुछ चीजें आप लोगों के लिए याद रखना जरूरी है कि जो अनडिवाइडेड इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया, उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, सबसे पहले गुरदासपुर और उसके बाद फिरोजपुर, ये मुस्लिम मेजॉरिटी के जो है वो इलाके थे, और इनको इंडिया को दे दिया गया। इंडिया को जो है वो ये इंडिया के अंदर शामिल कर दिया गया। और ये गुरदासपुर वो इलाका है जिसकी वजह से जो लैंड रूट है, किस चीज़ का लैंड रूट? कश्मीर का लैंड रूट जो है वो इंडिया के पास चला गया था, वरना गुरदासपुर के अलावा इंडिया के पास किसी सूरत भी कश्मीर तक ज़मीनी रास्ता जो है वो मौजूद नहीं था। तो ये एक सोची समझी जो है वो चाल थी, साजिश थी। और इसके अलावा बंगाल का जो इंडस्ट्रियल इलाका था, जो एक जो है हब था कलकत्ता, उसको भी जो है वो उससे मुसलमानों को महरूम कर दिया गया, और बंगाल को इस तरीके से डिवाइड किया गया कि वहाँ पर जो इंडस्ट्री थी वो मुसलमानों के हिस्से में या पाकिस्तान के हिस्से में ना आ सके। तो ये सारी जो चाल थी, जो सोची समझी प्लानिंग थी, ये ब्रिटिश की तरफ से कांग्रेस के लीडर्स के साथ मिलकर की गई। अच्छा, अब यही सारी डिस्कशन जो हमने की है, आप अगर इसको देखना चाहते हैं बुलेट पॉइंट फॉर्म में, तो ये सारी आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है यहां नजर आ रही है। 3 जून प्लान के हवाले से जो चीजें आपने प्रिपेयर करनी है उनको हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ वो तमाम कैंडिडेट्स जो किसी भी वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के लिए किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं, किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आई बटन में उस वीडियो को आप देख रहे होंगे, जिसमें इस किताब को ओपन करके हर एक चीज डिस्कस की गई है। इस किताब के साथ मॉडल पेपर्स आपको दिए जाते हैं, बबल शीट्स दी जाती हैं, एक स्केड्यूल दिया जाता है, वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, और मुख्तलिफ जगह पर QR कोड इस किताब में मौजूद हैं ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। अगर आप इस किताब को किसी स्टोर से परचेज करना चाहें तो उन स्टोर्स की लिस्ट आपके सामने जो है वो मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, हर बड़े स्टोर पर यह किताब अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप अगर इस नंबर पर करेंगे तो इस किताब को ऑर्डर करने की तमाम डिटेल्स हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद ये दूसरी स्लाइड आप देख रहे हैं जिसमें आपको 3 जून प्लान और जो रेड क्लिफ अवार्ड था उसके हवाले से तमाम की तमाम जो है वो डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हैं। अब इसके बाद इससे कनेक्टेड MCQs को हम डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपकी असेसमेंट के लिए है, इसको सॉल्व करने के बाद आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। इसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। द 3 जून प्लान 1947 इज ऑल्सो नोन एज। अब जो 3 जून प्लान है आप लोग जानते हैं कि उसका दूसरा नाम क्या था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने जो है वो टिक करना है। उसके बाद हु अनाउंस्ड द 3 जून प्लान। अब 3 जून प्लान जो है वो किसकी तरफ से अनाउंस किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच एक्ट गिव लीगल इफेक्ट टू द 3 जून प्लान। तो 3 जून प्लान जो था, जो माउंटबेटन प्लान था, उसको लीगल इफेक्ट जो है वो किस कानून की तरफ से दिया गया था। अब आप डेफिनेटली जानते हैं कि 3 जून को अनाउंस होने वाला जो प्लान है 1947 को, इसको लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट की तरफ से मिला था। इंडिपेंडेंस एक्ट अगर आप देखें तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंडर द 3 जून प्लान रेफरेंडम्स वर हेल्ड इन। अच्छा, 3 जून प्लान जो है इसके तहत रेफरेंडम्स जो है वो कंडक्ट करवाए गए थे। अब रेफरेंडम्स जो है वो 2 इलाकों में हुए थे। एक सिलेट का इलाका था जो बंगाल के करीब था, और एक NWFP के अंदर जो है वो रेफरेंडम करवाए गए थे कि आप जो है वो किस तरफ जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो बंगाल है उसकी प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर जो है इस हवाले से वोटिंग भी हुई थी कि आप जो है किस स्टेट को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो 2 नई रियासतें कायम हो रही हैं उनमें से आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। उसके बाद हु वाज अपॉइंटेड चेयरमैन टू द बाउंड्री कमीशन अंडर द 3 जून प्लान। अच्छा, मैंने इसके हवाले से आपको लेक्चर में बताया है कि चेयरमैन जो है वो बाउंड्री कमीशन के कौन अपॉइंट हुए थे जो 3 जून
प्लान की बेसिस पर जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया था। विच टू प्रोविंसेस वर पार्टीशनड अंडर द 3rd जून प्लान। मैंने आपको ये भी बताया था कि कांग्रेस और ब्रिटिश ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पंजाब के हवाले से, सबसे पहले पंजाब के हवाले से और उसके बाद बंगाल के हवाले से, इन दोनों प्रोविंसेस के हवाले से ब्लैकमेल किया और इन दोनों प्रोविंसेस को पार्टीशन किया गया था। सबसे पहले पंजाब की पार्टीशन हुई थी 1947 में। पंजाब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक पाकिस्तान में और दूसरा इंडिया में। उसके बाद इसको 1966 में इंडिया ने तकसीम किया था और उसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की जो रियासतें हैं वो पंजाब से जुदा हो गई। इन दोनों प्रोविंसेस की जो तकसीम है वो की गई थी, बंगाल और पंजाब इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद द रेड क्लिफ अवार्ड वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन। अच्छा, रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो कब अनाउंस किया गया था, इसको भी हमने इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। ऑफिशियल डेट मैंने आपको बताई है। विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू द इंडियन हैंड्स बाय जून 1948। अगर आपने लेक्चर सुना है तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम मैं मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुका हूं। उसके बाद हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लास्ट वाइसरॉय जो है ब्रिटिश इंडिया के वो कौन थे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने जो करेक्ट आंसर है वो मार्क करना है। और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया के हवाले से हमने डिस्कस नहीं किया कि लास्ट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कौन थे। आपने इसको सर्च करना है और सर्च करने के बाद करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप रिकॉल करें तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक कंप्लीट हियरार्की को डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश क्राउन है वो किस तरीके से इंडिया को कंट्रोल करता है, ब्रिटिश इंडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो पूरी एक हियरार्की मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, तो आपको अंदाजा होगा कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो कौन होता था और इसका काम क्या होता था। तो लास्ट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया के हवाले से आपने मुझे कमेंट सेक्शन बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप जो है वो किसी भी 1 पेपर एग्जाम को प्रिपेयर करने के हवाले से कंफ्यूज हैं तो इस बुक पर आप रिलाई कर सकते हैं। मजीद बना आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लेना है ताकि वहाँ से आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।